जोहार। 25 मई 2013 इस दिन को आज भी बहुत सारे लोग देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल असैसिनेशन के तौर पर देखते हैं। भारत को आज़ाद हुए 71 साल से अधिक हो गए। इस दौरान देश ने बहुत कुछ देखा, मगर झीरम जैसा रक्त रंजित दिन कभी नहीं देखा। आज इस घटना को 7 साल पूरे हो गए। इस अग्निकुंड से झुलसी कांग्रेस आज सत्ता में है। वह कांग्रेस जिसके प्रथम पंक्ति के तमाम नेता एक पल में खत्म कर दिए गए थे। अपने पीछे कई सवाल छोड़ने वाली यह वारदात आज भी लोगों के दिलो दिमाग में उथल पुथल मचा देती है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, 7 साल बाद भी मामला क्यों नहीं सुलझा पाया गया। आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि ठीक 7 साल पहले आज के दिन बस्तर के उन जंगलों में आखिर क्या हुआ था। पच्चीस मई 2013 दोपहर 2 बजे सुकमा की एक रैली को संबोधित करके केसलूर की ओर जा रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का काफिला लगभग 3 बजे के करीब दरभा थाना क्षेत्र के झीरम घाटी पहुंचता है। गुजरते वक्त एक मोड़ में पेड़ गिरा होता है, जिससे उनका काफिला ठहर जाता है। एकाएक चौथे नंबर की गाड़ी के नीचे आईईडी ब्लास्ट होता है। गाड़ी और उसमें बैठे लोगों के परखच्चे उड़ जाते हैं। जब तक बाकी गाड़ियों में बैठे नेता कुछ समझ पाते, काफिले के तमाम ड्राइवर मौके की नज़ाकत को भांपते हुए एकाएक गाड़ी की बैक गियर लगा बैठते हैं। सभी गाड़ियां पीछे हो पाती उससे पहले एक दूसरे से टकराकर उलझ जाती हैं। उस काफिले से कोई गाड़ी अलग हो पाती उससे पहले पहाड़ियों से गोलियां चलने लगती है। लोग कहते हैं धड़ाधड़ गोलियां। नक्सलियों को वारदात को अंजाम देकर वापस लौटने की इतनी जल्दी कहाँ थी, इसलिए बड़े इत्मीनान से एक एक को टारगेट करके गोलियां चलाई गई। कांग्रेस नेता और उनके लोग गाड़ी में ही दुबके हुए थे। कुछ गाड़ी से उतरकर सड़क पर लेटने लगे। इस बीच नक्सलियों के बीच से एक आवाज़ आई। वह एक नाम पुकार रहे थे। वह नाम था महेंद्र कर्मा। इस बीच एक टाइगर सामने आता है। जी हाँ, द बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, जिसे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं क्योंकि उन्हें लगा मेरे कारण बाकी लोगों की भी बलि न चढ़ाई जाए। बस्तर को जानने वाला हर शख्स इस बस्तर टाइगर और नक्सलियों के बीच के 36 के आंकड़े को अच्छे से जानता है। सलवा जुड़ूम के जनक और पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा गाड़ी से उतरकर सरेंडर करने को होते हैं। अचानक पीछे सर के ठीक नीचे एक गोली उनके आर पार हो जाती है। महेंद्र कर्मा अपने उस जमीन से लिपट जाते हैं जिसके लिए ही अब तक कर्मा ने इतने सारे दुश्मन बना लिए थे। जमीन में लहूलुहान पड़े महेंद्र कर्मा के शरीर को देख नक्सलियों के बीच उत्साह का माहौल बनता है, मानो जंग जीत ली हो, अरसों से चले आ रहे लड़ाई का फैसला हो गया हो। नक्सली आते और अपने बंदूक के सामने लगे चाकू से उनके शरीर को छत विछत कर देते। कोई आता और गोली ठोंक जाता, कोई आकर शरीर के ऊपर नाच लेता। लेकिन यहाँ काम अधूरा था, असली काम बाकी था, जो अब पूरा होना था। इस घटना का दूसरा फेज, जिसके कारण ही हमने झीरम घाटी हमले का नाम सुपारी किलिंग रखा है। 1.5 घंटे बाद कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गाड़ी से उतारे जाने लगे। सभी सरेंडर करने लगे। अचानक एक व्यक्ति की पहचान की जाती है, नाम पता किया जाता है। उधर वायरलेस से भी नाम पुकारा जाता है। वह नाम था नंद कुमार पटेल। नंद कुमार उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें फ्यूचर सीएम भी कहा जाने लगा था। और दिनेश पटेल उनके बड़े बेटे, जो उस दौरान अपने पिता के काम में हाथ बटाया करते थे। इन 2 शख्स की पहचान कर इन्हें नक्सली अपने साथ ले जाते हैं। उस घटना से जिंदा लौटकर आए लोगों की माने तो उस वक्त उन्हें लगा कि मामला फिरौती जैसा कुछ है।
नंद कुमार की किडनैपिंग हो रही है, लेकिन नक्सलियों को इंतजार था कन्फर्मेशन का, जिसके बाद दोनों बाप बेटे को घटनास्थल से कुछ दूर ढलान की ओर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। शहीद नंद कुमार के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। दिनेश पटेल के सर में कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से वार कर दो भाग कर दिए गए थे। इस सुपारी किलिंग के दौरान कांग्रेस का वटवृक्ष विद्या भैया यानी विद्याचरण शुक्ल भी गोलियों से छलनी होकर अपनी गाड़ी पे घायल पड़े थे। पीछे गाड़ी में पूर्व विधायक उदय मुदलियार की मृत्यु हो चुकी थी। कांग्रेस नेता अलानुर, योगेंद्र शर्मा, गोपी माधवानी, अभिषेक गोलछा समेत नेता, सुरक्षाकर्मी मिलाकर 29 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जो बचे उनमें मुख्य नाम हाल ही में राज्यसभा सांसद बनी फूलो देवी नेताम, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी, प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक वाजपेयी, जो आज भी नंद कुमार की उस इनोवा को लेकर घूमते हैं जो उस घटना के दौरान काफिले में शामिल थी। गाड़ी का नाम रखा है झीरम रथ। रायपुर के कांग्रेस नेता दौलत रोहरा, वर्तमान में जांजगीर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर, भिलाई विधायक महापौर और NSUI के उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिनकी गाड़ी उस काफिले से थोड़ी पीछे रह गई थी। वहीं NSUI के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी, जो उस काफिले में शामिल थे, नक्सलियों द्वारा सरेंडर करवाकर जिन्हें जिंदा छोड़ा गया, भाग्यशाली रहे। ऐसे ही कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो उस घटना के चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को मरते देखा था। जिस विद्या भैया के बगल में खड़े होने से डरते थे, उनके छत विछत शरीर को उठाया था। 2 घंटे तक चले इस नरसंहार को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। कांग्रेस नेता शिव सिंह ठाकुर के बदन में आज भी गोली के छर्रे मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि नक्सली घटना तो रोज होती है, लेकिन उस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कांग्रेस बार बार इसे सुनियोजित हत्याकांड कहती है। दरअसल साथियों, राजनीति में जो घटता है वह आम आदमी के लिए घटना होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले से पूछिए, वो कहेगा इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, सब सुनियोजित होता है। आपने जो आज देखा उसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी होती है। ठीक उसी प्रकार इस घटना के बाद जो पहलू सामने खड़े होते हैं, उसे देखकर कोई भी यह कह सकता है कि हाँ, यह कोई आम नक्सली हमला नहीं, ये सुनियोजित प्लान था, बस अंजाम देने वाले हाथ माओवादियों के थे। अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जो इस पूरे घटना पर सवालिया निशान खड़े करने की कवायद की ओर झुका देते हैं। पहला सवाल, सिक्योरिटी, सुरक्षा में चूक। उस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, जिसका एक मजबूत धड़ा था छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसकी परिवर्तन यात्रा अपने उफान पर थी। मानो साइक्लोन की तरह परिवर्तन यात्रा जिस जगह से गुजरती, सरकार के वोटों का सफाया करते निकल जाती। तमाम बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल, अजीत जोगी, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा इस यात्रा में शामिल थे। सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र कर्मा की, जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से कम कर्मा की सुरक्षा में 16 गार्ड्स विथ हाईटेक वेपन्स तैनात होने चाहिए थे, लेकिन उस दिन मौजूद थे सिर्फ 6, जिनके वेपन भी उतने अत्याधुनिक नहीं थे, जिसके कारण वो मोर्चा संभालने में कामयाब न हो सके। वहीं बात करें प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई सुरक्षा कर्मियों की, तो झीरम घाटी के लिए 218 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, जबकि कुछ दिन पहले जब रमन सिंह के विकास यात्रा वहां पहुंची थी, तब सुरक्षा में 1786 गार्ड्स की तैनाती की गई थी। सुरक्षा की कमी का चूक कांग्रेस नेताओं को पहले ही महसूस हो गया था, जबकि एक सप्ताह पहले ही नक्सली मूवमेंट के इनपुट्स मिलने लगे थे। नंद कुमार ने कहा था दिन ढलने से पहले कैसे भी घाटी एरिया क्रॉस करना है। वो पहले ही लेट हो चुके थे। वो तो घटना जब घट गई तब जाकर पता चलता है कि देरी का कारण वो नहीं कोई और थे।
कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनके लिए कोई रोड ओपनिंग पार्टी भी नहीं थी। वो तो सच का हिस्सा ही है, क्योंकि अगर रोड ओपनिंग हुई होती तो सड़क के बीच आईईडी कैसे प्लांट होता, सैकड़ों की तादाद में नक्सली घात लगाए कैसे बैठे होते। दूसरा बड़ा सवाल उठता है राजनीतिक खींचतान से, क्योंकि कुछ महीने पहले ही नंद कुमार डंके की चोट में नान की गतिविधियों को लेकर बात किया करते थे। नान मामले को लेकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी तगड़ा देखा जाता था। नान घोटाले को लेकर अन्य कई राज भी नंद कुमार के साथ चले गए। खैर, यह तो दावे हैं, लेकिन 2013 में घटी इस घटना के बाद 2015 में जब नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम के दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापामार कार्रवाई की तो कई दस्तावेज कैश रकम के साथ आईएएस अनिल टुटेजा के पास से एक कथित डायरी बरामद हुई थी। जी हाँ, वही सीएम मैडम सीएम सर वाली डायरी। आपके मन में सवाल होगा कि 2013 की झीरम में 2015 के नान डायरी का जिक्र किस लिए? वो इसलिए क्योंकि 101 पन्नों की यह नान कांड की डायरी में बड़े बड़े आला अफसर, नेताओं, मंत्रियों के नाम के आगे लिखी रकम के जिक्र के साथ ही नक्सलियों को भी भाजपा नेताओं के नाम से बड़ी धनराशि ट्रांसफ़र किए जाने का जिक्र आता है। इसलिए झीरम मामले में नान का जिक्र आता है। वैसे बताते चलते हैं, यह नान मामला 36,000 करोड़ का घोटाला माना जाता है। तीसरा एंगल, फंडिंग एक्टिविटी। 2018 विधानसभा चुनाव के पहले जब वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तब अंबिकापुर सेंट्रल जेल में जाकर अभय सिंह बंटी से मुलाकात की थी। उसके बाद मीडिया के सामने आकर भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सरकार से जुड़े एक व्यक्ति ने झीरम घाटी कांड के पहले नक्सलियों को बड़ा पैसा पहुंचाया था, और इस बात का खुलासा करने वाले अभय सिंह, जो कि पुलिस का इन्फॉर्मर था, उसे जेल में डाल दिया गया। जेल आने के पहले अभय सिंह को पुलिस का वरदहस्त प्राप्त था। आईजी सरगुजा की ओर से उसे पब्लिक लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पर आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि सरगुजा में बंद आदमी का बस्तर से क्या कनेक्शन? तो यह कनेक्शन देखिए। 18 अप्रैल 2013 यानी झीरम घटना के ठीक एक महीने पहले अभय सिंह बंटी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच साठगांठ का एक आरोप लगाया था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय सिंह बंटी ने किसी बड़े माओवादी हमले की ओर इशारा किया था। अभय सिंह के ऊपर जानलेवा हमले हुए। भूपेश बघेल ने उस वक्त अभय सिंह के हत्या करने की साजिश को लेकर के भी आरोप लगाए थे। 2013 नंदकुमार पटेल की परिवर्तन यात्रा सफल होती दिख रही थी। नंदकुमार का सरकार को लेकर आक्रामक रवैया कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच उस वक्त 1% के वोट के अंतर को पाटने में भी कामयाब होता दिख रहा था। ऐसे में चुनाव के ठीक 6 महीने पहले घटी झीरम कांड को राजनीतिक पहलू से देखना भी जरूरी है। इस जघन्य रक्तरंजित खेल के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कयास भी लगाए जा रहे थे। कारण था उस वक्त केंद्र में बैठी यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस। लेकिन इस कार्ड को खेलने से पहले कांग्रेस ने यह भी देखा कि उसके हाथ तो पहले ही जल चुके हैं। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस आने वाले चुनाव में इस कांड को भुनाने में असफल हुई। घटना के कुछ महीने बाद झीरम शहीदों की याद में निकाली गई कलश यात्रा का फ्लॉप होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी कलह का नतीजा सिद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और वो सफल भी हुए, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी लकीर भी इस मामले में देखी गई थी। और अगले चुनाव में भाजपा का रिपीट करना इस बात को पुख्ता करती है कि अंदरूनी कलह की बात का असर हुआ था। इस एंगल से एक नाम जुड़ता है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी का। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के राजनीति के केंद्र में रहे, लेकिन एक हाथ में कुर्सी और दूसरे हाथ में पुत्र मोह के बीच पकड़ बनाए रखने के लिए कोई हाथ खाली न रहा। भाजपा की टीम भी कहलाने से लेकर अंतागढ़ टेप कांड तक
पिता पुत्र का नाम ताकत से उछला। झीरम घटना में भी उनकी मौन स्वीकृति होने के आरोप लगते रहे। कारण का एंगल भी दिया गया। कवासी लखमा का उस हमले में जिंदा बचकर लौटना। उस वक्त जोगी के मजबूत सिपाहियों में एक नाम कवासी लखमा भी थे। कवासी लखमा पर रूट बदलने का आरोप लगा था, जो बाद में जाकर यह क्लियर हुआ कि रूट में बदलाव नहीं हुआ था। जोगी को हाशिए में रखने के बाद भी कवासी पार्टी लाइन से जुड़े रहे। जोगी के कांग्रेस से अलग होने के बाद भी कवासी लखमा पार्टी लाइन से बाहर नहीं गए। निष्ठा का परिणाम मिला, आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन इस पूरे मामले में हर बात तब तक हवा है जब तक मामले से पर्दा नहीं उठता, सभी तथ्य सामने नहीं आते। आगे बढ़ते हैं, पांचवा एंगल। सवाल एनआईए की जांच को लेकर उठता है। यह सवाल सूबे के मुखिया और उस वक्त के विपक्ष के चेहरे भूपेश बघेल भी उठाते रहे हैं कि एनआईए ने जांच का एंगल ही नक्सली घटना रखा था। पर्दे के पीछे उन्होंने झांकने की जहमत नहीं उठाई। वहीं 2016 में बीबीसी में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान न ही बस्तर के आईजी, बस्तर के एसपी और न ही सुकमा एसपी से पूछताछ की गई, जबकि उस वक्त घटी घटना के दौरान वहां के शीर्ष अधिकारियों में तो वही थे। खैर, एनआईए ने इसे महज एक नक्सली वारदात की तरह जांच कर रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। अब उसमें क्या है इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है, जबकि विधानसभा तक में यह मुद्दा तेजी से उठाया गया। उस वक्त डॉक्टर रमन सिंह ने सीबीआई जांच को लेकर हरी झंडी दे दी थी, लेकिन केंद्र ने इससे जांच कराए जाने को लेकर इनकार कर दिया और दलील दी कि एनआईए ऑलरेडी इसकी जांच कर चुकी है, जिसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन चोट खाया आदमी कितने दिन चुप बैठे। कांग्रेस की सरकार बनते ही भूपेश बघेल ने इस मामले में लेकर एसआईटी गठित की। लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर एनआईए से इस मामले से जुड़े सबूत दस्तावेज मांगे, लेकिन राज्य सरकार की इस मांग को एनआईए ने सिरे से खारिज करते हुए इनकार कर दिया। दलील दी कि हम इसकी जांच कर चुके हैं, राज्य सरकार के पास इसके अलावा और कोई सबूत है तो वो हमें सौंप दे, हम जांच कर लेंगे। अभी हाल ही में इसी साल एनआईए फिर जागी और झीरम के पीड़ितों को बुलावा भेजा। दौलत रोहरा और अन्य के बयान दर्ज किए गए। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2020 को झीरम घटना मामले में राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दी। सरकार की ओर से न्यायिक जांच आयोग के फैसले के विरोध में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग अपना फैसला लेने में सक्षम है और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। वहीं झीरम का न्याय किस्से कहानियों, दलीलों, तर्कों, कांडों और उनकी उपकांडों के बीच गोते खाए जा रहा है। वह न्याय आज भी अधूरा है। आज झीरम की 7वीं बरसी है। पीड़ित परिवारों में से कोई विधायक बना, कोई मंत्री, कोई डिप्टी कलेक्टर, लेकिन यह न्याय नहीं, यह फिल इन द ब्लैंक है। न्याय अभी बाकी है। आशा करते हैं जब अगली बार हम मिलें, झीरम सुपारी किलिंग की बात करें, तब अंत में कोई इफ बट प्रश्नवाचक चिन्ह ना छोड़े, मामले का हर पहलू हमारे सामने हो। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।